बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और देन उसकी डिविजन्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसकी टोटल 9th में 16 ब्रांचेज़ है, लेकिन आज हम इसको पार्ट 1 करके इसकी पहली 8 ब्रांचेज़ जो हैं वो पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है, जो बायोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं, ब्रांचेज़ क्यों बनाई जाती हैं, मैंने बताया था ब्रांचेज़ तब बनाई जाती हैं जब नॉलेज बढ़ जाता है। शुरू में जैसे साइंस का नॉलेज बढ़ा था, हमें मजबूरन ब्रांचेज़ बनाना पड़ी, मुख्तलिफ फिज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी ब्रांचेज़ बनाई गई थी इस वजह से कि नॉलेज बढ़ गया था। फिर वक्त के साथ साथ जब स्टडी बढ़ती चली गई, फिर बायोलॉजी का नॉलेज भी इतना वसी हो गया कि इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े हमने डिविजन्स बनानी पड़ी, जो कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी थी। उसके बड़े बड़े मेन 3 ग्रुप थे। फिर उन 3 मेन ग्रुप से भी काम ना चला, हमें मजबूरन क्या बनाना पड़ी, उसकी शाखें बनाना पड़ी। तो इसकी कम से कम मेजर 16 ब्रांचेस आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। तो उनमें से पहली 8 हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, जिनमें कौन सी है? एक मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है और कौन सा है? टेक्सोनॉमी है। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, एक एक करके यहाँ हम समझेंगे। वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का लफ्ज़ इंग्लिश के लफ्ज़ ना मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, फॉर्म, किसी चीज़ की शक्ल, फॉर्म, उसकी साख्त, स्ट्रक्चर, जिसको उर्दू में आप बनावट बोलते हैं, उसको बोलते हैं। लॉजी या लॉगी मीन क्या होता है? स्टडी। क्या करना होता है? स्टडी, रीजनिंग, थॉट, वजह तलाश करना। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मॉर्फोलॉजी deals with the study of form and structure, किसी चीज़ की फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी करना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है फॉर्म, स्ट्रक्चर, और है किन की सिर्फ और सिर्फ होती है? हम क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी। तो किसी भी जानदार की फॉर्म और स्ट्रक्चर को देख, तो सिंपल, आपके पास एक मैदा है। मैदे को अगर देखें तो उसकी फॉर्म इस तरीके से है। अगर आप किसी भी जो है उसको गुर्दे को देख लें, ठीक है, उसको देख लें। उसके अलावा आपके पास फेफड़े होते हैं, उनकी साख देख लें। किसी भी ऑर्गन की, किसी भी जानदार की जो अज़ा हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कि वो किस तरह का है, अगर आप उसको देखते हो तो उस चीज़ को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। असल में मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल, इसकी जो टाइप्स हैं ये आपके जहन में होना चाहिए। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कोई और मॉर्फोलॉजी नहीं है, ये इसी को सिंपल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम बाज़ों का सिंपल क्या बोल देते हैं? सिंपल मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं, इसी को ही मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, इस मॉर्फोलॉजी को साइंस की हमने क्या है, एक अलग ब्रांच बना दिया, बायो की एक अलग ब्रांच बना दिया है, और उस इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, इसकी अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? मान लीजिए अगर आपके पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें हम देखते हैं कि स्टोमक कैसा है, आपके पास गुर्दा कैसा है, आपके पास जो है फेफड़े कैसे हैं, लंग्स कैसे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब देखें अगर आप किडनी के अंदर देखें तो उसके अंदर कुछ शेप्स होती हैं जिनको रीनल पैरामिड्स बोलते हैं। अगर इसको काट कर देखें तो वो उसके अंदर साख्तें पाई जाती हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गन की, किसी भी जानदार की स्ट्रक्चर की अंदरूनी स्टडी करते हो, है तो स्टडी ना स्ट्रक्चर की, अगर अंदरूनी स्टडी है, आपको पता चल रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बाद में, भी आपको इनका नहीं पता। बहरहाल ये हमारा अगला टॉपिक है, इनको रीनल पैरामिड्स बोलते हैं। ये किसी भी किडनी के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप स्टोमक को गौर से देखिए, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसकी 2-3 लेयर होती हैं। एक अंदरूनी लेयर है, एक दरमियानी, एक कौन सी होती है? बाहर वाली, एक्सटर्नल, इंटरनल, और कौन सी है? मिडल वाली, और कौन सी है? बाहर वाली। तो ये आप इंटरनल स्टडी कर रहे हो, इसके हर एक स्ट्रक्चर के काम क्या क्या है, इसको काट कर डाइसेक्ट करके देखते हो। अगर काट कर अंदरूनी किसी भी चीज़ की स्टडी देखो कि उसके अंदर क्या क्या है, तो वो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर होगी अंदर वाली। अगर आप बाहर से सिंपल इसको जज कर रहे हो तो वो कौन सी होगी?
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी। और ये जो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली यही एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जिसको हम एक्सटर्नल बाजू को नहीं पढ़ते सिंपल क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। तो इसी के साथ साथ एनाटॉमी की डेफिनेशंस भी हो गई, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मुंसलिक थी, तो इसी की डेफिनेशन यहीं पर कर लेते हैं। जिसका क्या होगा, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर किसकी देखना, ऑफ इंटरनल, ठीक है। या आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हो, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एनाटॉमी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एनाटॉमी कहा जाता है। द सिंपल ये भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे लिख दें जिस तरीके से आपको समझ आ जाए। तो इस चीज़ को बोलते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आई होप आपको इस दोनों के फ़र्क का पता चल चुका होगा। ये हमने दोनों ब्रांचेस कवर कर लिए, मॉर्फोलॉजी भी क्या होती है और एनाटॉमी क्या होती है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स उससे नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो इंतहाई ईजी है, अगर आप उसको समझें तो, और अहम भी है। वो ब्रांच हमारे पास है स्टूडेंट हिस्टोलॉजी। देखिए हिस्टोलॉजी बायो की कैसी ब्रांच है, बायोलॉजी की। इस हिस्टो मीन होता है, हिस्टो का लफ्ज़, इसका मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है टिश्यू या टिश्यूज़, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में आगे तफसील से पढ़ेंगे। हमारे जिस्म के अंदर सेल्स होते हैं, जब ये सेल्स काफ़ी सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ये सेल्स इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। मतलब जब सेल इकट्ठे होते हैं तो क्या एक साख्त नींव बनती है, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। फिर आप टिश्यू मिलते हैं, आपने 8वीं में ये पढ़ा होगा, टिश्यू मिलते हैं तो फिर आपके पास आर्गन बनते हैं, मतलब जैसे कि मैदा है, फिर काफ़ी सारे आर्गन मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। फिर आर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो पूरा एक जानदार बन जाता है, जिसको आप इंडिविजुअल बोलते हो, एक ऑर्गेनिज्म बोलते हो, एक जानदार बोलते हो। तो ये टिश्यू क्या है, टिश्यू आपके जिस्म में काफ़ी सारे पाए जाते हैं। आपके दिमाग के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू, आपकी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं मसल टिश्यू, जल्द में आपकी बॉडी के लेयर्स में उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो काफ़ी सारे टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उन टिश्यूज़ की स्टडी को आप अगर सिंपल बोलें हिस्टोलॉजी क्या है, तो द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। और ये सारे किन के अंदर होते हैं, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हिस्टोलॉजी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है, इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी। देखें सेल बायोलॉजी, जैसा कि नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है, इसमें हम सेल के मुतालिक बहुत जानेंगे। ये सेल क्या होता है, ये सेल इंशाल्लाह हम चौथे चैप्टर में हमारा पूरा, 4th चैप्टर में हमारा पूरा सेल के ऊपर चैप्टर है। अभी आपको इसके बारे में 8th लेवल तक आपने बेसिक पढ़ा होगा, लेकिन इसकी मज़ीद वजाहत इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने इतना पढ़ा होगा कि जानदार हमारा जिस्म ना लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना होता है। मैं एक सेल बना देता हूँ, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, साख्तें होती हैं, कुछ ऐसे और साख्तें होती हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये अभी नहीं पता तो समझ लें, एक सेल इस तरह का होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर की साख्तें राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी तरह से आपके पास गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स, इस तरह से काफ़ी सारी 5, 7 या 8, 10 तक आपके पास ऑर्गेनलीज होती हैं। इनको बोलते हैं ऑर्गेनलीज। समझे, ये सेल हो गया, उसके अंदर ये पाई जाने वाली जितनी साख्तें हैं, ये जितनी साख्तें हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनलीज, ठीक है। मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी साख्तें। अच्छा, हमारे अंदर इस तरह के पता नहीं कई लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। और अच्छा, इन सेल्स में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि ये सेल्स ना डिवाइड होते हैं। जैसा कि आप छोटे बच्चे थे, आप छोटे बच्चे से बड़े बड़े मतलब हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ आपके साइज़ में इजाफा हो रहा है, आप बड़े हो रहे हैं। तो वो आप कैसे बड़े हो रहे हैं, वो आपके अंदर जो सेल थे वो डिवाइड हो रहे हैं। वो सेल डिवाइड होकर आपको क्या करें, आपके साइज़ को भी बढ़ा रहे हैं, आपको बड़ा भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं सेल डिवीजन। इस लफ्ज़ को एक अच्छा एक लफ्ज़ कौन सा है, सेल के अंदर होने वाले तकसीम को क्या बोलते हैं,
सेल डिवीजन। तो देखें बायोलॉजी जिंदा चीज़ को बोलते हैं। अगर आपको इसके समझ आ चुकी है, सेल उसके अंदर पाए जाने वाले साख्तें, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज, और इनमें से हर ऑर्गेनेली का अपना काम होता है। और फिर ये सेल जो होते हैं ये खुद को डिवाइड करते रहते हैं। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी समझिएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच, बहुत ही आसान से है, विच डील्स with the study of cell and their which deals with the study of the structure and functions। मतलब एक सेल के साख्त कैसी है, वो काम क्या करता है, functions of cell एंड ऑर्गेनलीज, और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनलीज की भी सेम वही देखना, उनकी साख्त देखना, उनकी स्ट्रक्चर देखना। एंड आल्सो इट इज़ रिलेटेड टू सेल डिवीजन। इसके अंदर जो सेल की तकसीम पाई जाती है उसके बारे में भी पढ़ना। देखो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर फंक्शन देखना किसके, सेल के, फिर सेल की किसकी, ऑर्गेनलीज के, फिर उसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल डिवीजन। ये मैं बातें आपको सारी यहाँ बता चुका हूँ क्योंकि ये सारा कुछ सेल के मुतालिक है। तो हमारे जिस्म में ऐसे कई लाखों करोड़ सेल है और कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे सिंपल सेल भी बनाए जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। इस चीज़ को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। आई होप आपको सेल बायोलॉजी में किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अब इसी तरह से अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नाम से आपको ज़ाहिर है। देखें नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का लफ्ज़ फिज़िकल, ज़ाहरी, कुछ इस तरह का लॉजी, मुतालिया। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ना फिज़िकल कुछ मैकेनिकल काम हो रहे होते हैं। देखें उन काम्स को, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आप इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, काम हो रहे हैं, कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक अगर ज़िंदा जानदार है, उस ज़िंदा जानदार के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो खुराक की तैयारी हो रही है, चाहे वो आपके पास एक्सक्रीशन हो रही है, जिस्म से इखराज हो रहा है फालतू मवाद का, जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी आपकी बॉडी में चाहे खुराक तैयार हो रही है, ATP बन रहे हैं, जो कुछ भी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जितने भी काम होते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एक ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का लफ्ज़ जो है यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये एक लफ्ज़ जीन से निकला है। ठीक है, एक जीन से निकला है। ये जीन पहले क्या है, पहले इसको समझें। जीन आपके पास एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने बनाई है जो हर इंसान के एक DNA हमारे अंदर एक पाया जाता है। जीन एक छोटा सा, इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ DNA। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का DNA रखा है। ये DNA क्या होता है? DNA एक विरासती मादा है जो हमारे ना वालिदैन से हम में मुंतकिल होता है। अक्सर हमारी खसूसियात अपने क्या होती हैं, वो खसूसियात हमारी ना वालिदैन से मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि उनकी खसूसियात हम में मुंतकिल होती हैं, क्योंकि उनका DNA हमारे DNA के साथ क्या करता है, मैच करता है। हालांकि हमारा DNA ये नहीं कि बिल्कुल सेम होता है, मुख्तलिफ, लेकिन उनसे मिलता जुलता होता है। यही वजह होती है कि हमारी कुछ शक्ल सूरत, बातें, अंदाज़ वो हमारा किन के साथ मिलता है, वालिदैन या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलता है। वो इस वजह से DNA एक विरासती मादा है, इसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछें क्या है, DNA इज़ हेरिडिटरी मटेरियल। ये एक विरासती मादा है और इस विरासती मादे का नाम क्या है, DNA। इंशाल्लाह इसकी वजाहत हम आगे पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो। इसका नाम होता है D से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में जो है इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसका मुखफ़िफ़ है। और DNA का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, क्योंकि ये एक विरासती मादा है और इस विरासती मादे का विरासत के अंदर एक रोल होता है, एंड रोल इन इनहेरिटेंस।
रोल इन इनहेरिटेंस, इसका विरासत के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, किरदार होता है। अब ये विरासत क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस क्या है? देखें, विरासत अभी मैंने बताया कि खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर क्या होती हैं, मुंतकिल होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अक्सर पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स के खसूसियात का मुंतकिल होना फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, औलाद वालदैन से औलाद के अंदर मुंतकिल होना, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर। ये जो जितने करैक्टर हैं, खसूसियात हैं, शक्ल सूरत हो गया, बात करने का अंदाज़, जितने भी खसूसियात हैं, ये विरासती होती हैं। और ये डीएनए का एक छोटा पार्ट जीन होता है, और उस जीन की वजह से वो जीन आगे नस्ल में मुंतकिल होते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर ये जितना भी विरासती काम है जो जीन्स के मुतल्लिक है, आपसे जीन का पूछें क्या है, आप बोलेंगे डीएनए का, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए खुद क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है इसका मुखाफिफ। और जीन का विरासत में, यानी कि डीएनए का विरासत में बहुत बड़ा रोल होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। अगर इस तरह की जो भी स्टडी कर रहे हो, अब आपकी आंखें अपने वालिदैन से मिलती हैं, आपके बाल आपकी अपने वालिदैन से मिलते हैं, आपको बात करने का अंदाज़ मिलता है, तो वो इसी तरह का जीन और डीएनए का एक मामला होता है। तो इस तरह की शाख को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है 2 ब्रांचेज हैं, जिनमें से एक का नाम आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी और दूसरे का नाम है टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या कहलाती है, मतलब इसको किसको बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज़ सेम अगर गौर से देखें तो एक लफ्ज़ है एम्ब्रियो। अगर आप इन लफ्ज़ों को समझ जाएँ तो आपको डेफिनेशन इसलिए आ जाएगी। ये एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है, लॉगी या लॉजी बीन क्या होता है, स्टडी, मतलब सिंपल एम्ब्रियो की स्टडी। अब ये एम्ब्रियो क्या है, देखिए, हम ह्यूमन हों, इंसान हो या कोई भी जानदार हो, मेल फीमेल का ऑप्शन होता है उनमें। मेल जो होता है ये स्पर्म देता है, ठीक है, मेल की तरफ से स्पर्म आता है, ये स्पर्म, और फीमेल की तरफ से अंडा, एग होता है। क्या होता है, एग। जब ये एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है ज़ाइगोट। इसका क्या नाम होता है, ज़ाइगोट। जब ये एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है, ज़ाइगोट। बाद में ये वाला ज़ाइगोट डिवाइड होता है, टूटता है, तकसीम होता है, बड़ा होता है, एक और स्ट्रक्चर बन जाती है, उसका नाम होता है एम्ब्रियो। ये ज़ाइगोट की तकसीम होने के क्या है, बाद में बनता है, और इसको हम अगर फर्दर देखें, इसमें फिर और ज़्यादा तकसीम होगी। एम्ब्रियो बाद में तकसीम हो के एक न्यू इंडिविजुअल, एक नया जानदार बना देता है। जैसा कि एक बेबी पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरह से स्पर्म एग मिलते हैं, ज़ाइगोट डिवीज़न होती है, वो एम्ब्रियो एक दिन एक नए बच्चे में, एक न्यू जानदार, एक पूरे मुकम्मल जानदार में क्या होता है, इंडिविजुअल में तकसीम हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो इसकी तारीफ़ क्या होगी, द स्टडी ऑफ, सिंपल है, नाम से भी क्लियर है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ का बढ़ना। देखें एम्ब्रियो से कहाँ पर है, पूरे जानदार में। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो का बढ़ना, टू न्यू इंडिविजुअल, पूरे एक नए जानदार में उसका मुंतकिल हो जाना या बन जाना। था एक छोटा सा एम्ब्रियो, बाद में डिवाइड हो के क्या बन गया, एक पूरा जानदार बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रांच। वो जो बायो की ब्रांच होगी, इस तरह की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अब हमारे पास जो पार्ट 1 है, इसकी लास्ट ब्रांच है इंशाल्लाह। बाकी इसकी 8 ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लास्ट ब्रांच वो कौन सी है, वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का लफ्ज़, ये टैक्सोमीन, टैक्सा एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप से निकला है, ठीक है। अब इस टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, देखें टैक्सोनॉमी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जानदारों को ना नेम दिए जाते हैं, नेमिंग दी जाती है। कैसे, मसलन आपके पास
जो जितने भी जानदार हैं, जैसा कि आपके पास एक प्याज है, ओनियन, ठीक है, उसको इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं, आपके पास उसको उर्दू में प्याज बोलते हैं, ठीक हो गया। किसी देहात में चले जाएँ उसको गंडा, बासल, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। तो अगर बाहर के ममालिक में जाएँ तो बड़ा मसला होगा उनको नाम बताने में। तो बहरहाल क्या करते हैं हम, कोई भी जानदार है, कोई भी चीज़ है, मोस्टली ज़्यादातर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पास मेंढक है, अब मेंढक को शायद इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, उर्दू में मेंढक बोलते हैं, किसी और मुल्क में कोई और नाम बोलेंगे। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्राइना, ठीक है। वो राना टिग्राइना जो इसका एक साइंटिफिक नेम है, उसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में उसका नाम लेना है तो उसका अगर नाम साइंटिफिक नेम राना टिग्राइना लेंगे तो उसको समझ आ जाएगी ये मेंढक की बात कर रहा है। तो जानदारों को नाम देना, एक ये काम करना, दूसरा उनको जो हैं उनको क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहला क्या काम करना है, नाम देना है, और दूसरा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू, एक तो बड़े बड़े उनके पहले ग्रुप्स बनाना, अगर वो छोटे पड़े तो फिर उनके क्या बनाना, सब ग्रुप्स बना देना, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दे देना, बड़े ग्रुप बनाना, छोटे ग्रुप बनाना, जो एक खसूसियात वाले उनको अलग जगह पर ग्रुप में रख देना, जो दूसरे खसूसियात वाले आपस में मिलते हैं तो उनको अलग रख देना। जितने भी हैं उनको उनकी खसूसियात, उनके नाम उनको नज़र में रख कर, जितने जानवर हैं उनको अलग रख देना, जितने पौधे उनको अलग रख देना। फिर जानवरों में जो एक जैसे नहीं हैं, जो एक जैसे हैं, उनको अलग अलग करके अलग अलग छोटे छोटे और ग्रुप्स में रखना। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी की इस ब्रांच में एक तो नाम देने हैं, दूसरा क्या बोलना है, इसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करना है। तो उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्टडी ऑफ द नेमिंग and the classification of the living organisms into groups and subgroups is known as taxonomy. I hope students आपको इस पूरे लेक्चर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज हमने बायोलॉजी की पहली 8 ब्रांचेस पढ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 8 ब्रांचेस पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।